हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट सिलेक्शन। अब होता क्या है बेटा, हम जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें दिमाग में फिट करनी पड़ती है और यह पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई किस टॉपिक को पहले पढ़ें, कैसे उसको याद रखें। तो आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और सबसे अच्छी बात यह है इस चैप्टर की कि ये बहुत इजी भी है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, इवन मैं आज लिख भी रहा हूं। इवन मैं आपको लिख के बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को उठाओगे तो आप लोगों को कैथोड रेज और एनोड रेज का ऐसे गो थ्रू कर लेना है कि भाई एक बार पढ़ तो लेना है कि कौन सा पोस्टुलेट या कौन सा जो स्टेटमेंट है कैथोड के लिए वैलिड है और कौन सा जो है एनोड के लिए वैलिड है। तो सबसे जो पहला टॉपिक आप लगाएंगे वो होगा कैथोड रेज और एनोड रेज के पर डिस्कशन। कैथोड रेज एंड एनोड रेज पर डिस्कशन बेटा। जब आप ये पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद छोटी मोटी चीजें तो आपको पता होगी। एक और टॉपिक है जो इससे आता है और इसमें मैं मानता हूं कि हर साल शायद नीट में वहां से क्वेश्चन आता ही है। वो होता है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल। जब आप पढ़ेंगे उसी में आता है बेटा जी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आप लोग बेटा जी जानेंगे कि भाई कौन सी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज होती है, कौन सी नहीं। फिर हमारे पास इवन इसमें आइसोटॉप्स भी आएंगे, ठीक है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स एंड आइसोबार्स। और आइसोटॉप्स में एक और खास बात आएगी भाई, ये नीट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आपको याद होगा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का वो जो परसेंटेज अबंडेंस देता है, वो परसेंटेज, उसमें क्या पूछता है वो परसेंट एवरेज एटॉमिक मास। क्या पूछता है बेटा जी वो एवरेज एटॉमिक मास। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है भाई। जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे, इसमें आगे बढ़ोगे तो वहां पर आपको लाइट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो लाइट बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे सनलाइट के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, सनलाइट। और जब आप सनलाइट पढ़ोगे तो सनलाइट के बारे में आपको कम से कम ये फॉर्मूले तो क्लास 8 में पता चल गए होंगे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और एक फॉर्मूला होता था हमारे पास E इक्वल्स टू एच न्यू, और इसी की जगह पर हम इसको हम एच सी बाय लैम्डा कह सकते थे। और आप लोग जानते हैं चूंकि 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर, ठीक है, तो बराबर एच सी वेव नंबर। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, एक फोटोन की एनर्जी निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। कभी कभी क्या होता है इस चैप्टर में, वो इस बात को ध्यान रखना है, वो एक फोटोन के लिए नहीं पूछता, वो एक मोल के लिए पूछ सकता है। एक मोल के लिए पर मोल पूछ सकता है। अगर आपको एक मोल के लिए निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक मोल के लिए, ठीक है भाई, यहां पर मैं बताता हूं आपको, फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन, फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन्स, आपको पता है कि भाई एक मोल के अंदर कितने होते हैं भाई फोटोन्स। आप कहोगे भाई सर अवगाद्रो कांस्टेंट के बराबर, तो वहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो E इक्वल्स टू एच न्यू और इनटू में अवगाद्रो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देना। आगे अगर आपको कुछ भी दिया होगा बेटा जी इसका यूज कर लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। उसके बाद जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने पर आपने सनलाइट पढ़ ली, उसके बाद आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उठाएंगे भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करने आने चाहिए और साथ में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को एक और छोटी सी बात पता होनी चाहिए सनलाइट के बारे में ही, ठीक है, कि सनलाइट का एक स्पेक्ट्रम भी होता था। और वो स्पेक्ट्रम क्या होता था याद करिए। आप कहते थे सर सबसे पहले हमारे पास क्या होती थी, कॉस्मिक रेज, अगर आपको पता हो, कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद गामा रेज, फिर उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद आपके पास होता था यूवी, देन विजिबल, एंड देन आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अगर आपको बेटा जी ये फॉर्मेट याद है, आपको ये भी पता है कि भाई किधर जाने पर क्या होता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर
वेवलेंथ जो होता है वो इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज करती है, एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। और ये आपको पता होगा कि सारे टाइप की जितनी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, राइट। अब उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर इज बोहर मॉडल। ठीक है भाई, बोहर मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल में ना मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके कुछ पोस्टुलेट हैं। एक तो पोस्टुलेट याद होना चाहिए कि भाई कौन सा पोस्टुलेट जो है होता है कौन सा नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप बोहर मॉडल पढ़ोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं इसका सेकंड पोस्टुलेट आएगा, और वो सेकंड पोस्टुलेट को डी ब्रोगली के साथ, क्या बोला मैंने, डी ब्रोगली के साथ लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि भाई बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर काटता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल इंटीजर होता है। सेकंड पोस्टुलेट याद करो, यानी आपको ध्यान रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR वो किसके बराबर होता था बेटा, h/2π/n। ठीक है, और आप लोगों ने डी ब्रोगली इक्वेशन भी पढ़ी होगी। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए और डी ब्रोगली के फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है और कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है एच लैम्डा बराबर h/p, इसको लिख सकते हैं हम h/mv, क्योंकि देखो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू में वेलोसिटी। या भाई आपको पता होगा इसका एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 में मास इंटू में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और एक और फॉर्मूला होता है h/√2 में मास इंटू में चार्ज इंटू में स्टॉपिंग वोल्टेज, या वोल्टेज लिख सकते हैं। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ सकता है नीट के पर्सपेक्टिव से कि दिए गए फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है अथवा कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ये सारी चीजें वो पूछ सकता है। अब जरा देखो, मुझे पता है कि भाई h/mv लैम्डा होता है, और बोहर का सेकंड मॉडल क्या है, MVR बराबर h/2π। तो जब आप इधर का 2π ले जाओगे ना तो 2πr बराबर h इंटू में mv इंटू में n। r आप लोग जानते ही हो, r बराबर होता है a0 इंटू में n²। जैसे आप यहां पर रखोगे ना तो 2πa0 n² बराबर, इसको लैम्डा लिख दो यहां पर, इंटू में n, इससे कट जाएगा। भाई और बहनों 2π इंटू में n बराबर लैम्डा, वो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड या थर्ड या फर्स्ट सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, डायरेक्ट वेवलेंथ पूछ सकता है। तो आप लोगों को बोहर के साथ डी ब्रोगली का संबंध पता होना चाहिए कि कैसे जोड़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिया कि भाई बोहर के पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले भी बताई थी, अब फिर से बता रहा हूं कि इसके पोस्टुलेट को याद करना बहुत जरूरी है। अब देखो, आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि चलो न्यूमेरिकल तो नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। कहां कहां पर, जरा देखो, स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कौन कौन सी भाई। पहली स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 डी ब्रोगली की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, डी ब्रोगली की। स्टेटमेंट 2 आपको क्या पता होनी चाहिए, हाइजनबर्ग, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और भाई स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3 बराबर आपको हुंस रूल। ठीक है, स्टेटमेंट 4 आपको आबाउ रूल। आबाउ रूल आना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट हुंस रूल हो गया। फिफ्थ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है,
ठीक है, ये आना चाहिए। और साथ में बेटा जी इसके बाद जब आप ये स्टेटमेंट सारी समझ लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ब्लॉक का पता होना चाहिए, एसपीडीएफ कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या है, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हां ये जो एप्लीकेशन होती है ये होती है क्वांटम नंबर्स की। विदाउट क्वांटम नंबर, विदाउट क्वांटम नंबर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं पाओगे। तो क्वांटम नंबर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आप लोगों को क्वांटम नंबर पढ़ना है जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। और एक और बात ध्यान रखनी है, कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई आपको सबसेल दे रखी है बहुत सारी, 2s दे रखी है, 3p दे रखी है, वो ये पूछ सकता है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी वाली सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, कौन सी भरेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आबाऊ ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में जाएगा जहां पर उसकी एनर्जी कम होगी। और एनर्जी पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, आपको याद भी होगा क्वांटम नंबर के बेस पर ही, कि अगर हम किसी सबसेल की एनर्जी निकालना चाहते थे तो वो n+l से निकालते थे। और इफ n+l आर सेम फॉर 2 सबसेल, अगर 2 सबसेल के लिए n+l सेम आ जाए तब हम ये कहते थे कि भाई एनर्जी जो है फिर n पर डिपेंड करती थी। मतलब एनर्जी यहां से जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और बाद में भरते थे। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी है भाई, इस तरीके से हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। आगे चल के आपके पास श्रोडिंगर की इक्वेशन आएगी, श्रोडिंगर के ग्राफ आएंगे, लेकिन ज्यादा श्रोडिंगर में घुसना नहीं है, नीट की पर्सपेक्टिव से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट और इंपॉर्टेंट रहेंगे जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, कि भाई न्यूमेरिकल कहां से आ सकता है, न्यूमेरिकल के ऊपर क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। तो देखो बेटा, हम सिर्फ कोर्स बता सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर न्यूमेरिकल, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट सेक्शन न्यूमेरिकल। आप लोगों ने एक वो वेव नंबर वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा या वेव लेंथ वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आता है। ठीक है, और वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से न्यूमेरिकल बनते हैं कौन से भाई, लैम्डा बराबर, या आप कह लीजिए 1/λ कह लो या वेव नंबर कह लो, बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू में z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे आप लोगों का एक न्यूमेरिकल बन सकता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मैं पहले बात बता रहा हूं। दूसरी चीज, एक और पार्ट है, अगर आप लोगों को कोई स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी हो, ठीक है भाई, ऐसे कोई n और n1 की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है भाई, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आया, वो पूछता है बताइए पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, अगर मैं इसको n1 कहता हूं और फिर ये आगे कहीं से भी आता है, ठीक है, तो एक होता है काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, समझे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वो n2 माइनस n1 n-1/2 वाला फॉर्मूला, या n/2 n1 माइनस n1 वाला, वो वाला फॉर्मूला, वो 2 होते थे, 3 फॉर्मूले होते थे वो। अगर n2 से n1 में आ रहा है तो अलग फॉर्मूला था, इनफाइनाइट से n में आ रहा है तो अलग फॉर्मूला था, याद होगा आप लोगों को। यस, ये सही बात। तो भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप लोगों को जो है काउंट करनी आनी चाहिए। और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं आप लोगों को, ज्यादातर नीट में क्वेश्चन ज्यादा बड़ा पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा कि भाई 5वें से पहले में आया, चौथे से पहले में आया, बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइन होगी। जितना वो नंबर लेगा, जिस जहां से भी इलेक्ट्रॉन आया होगा, आप उस नंबर को छोड़कर उससे पहले वाले सब जोड़ दो। जैसे 5वें से आया कोई इलेक्ट्रॉन पहले में, तो आप 5 को छोड़कर
आगे के नंबर 4 3 2 1 इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, खत्म हो जाए कहानी वहीं पर, टेंशन मत लो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए तो ये वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा जानकारी पता लगी होगी, कहां से क्वेश्चन आने के बारे मतलब कौन कौन से पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं और किन किन तरीके से हम इसको फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।